सुप्रभात बच्चों। मैं अशोक कुमार तिहरी, आपका हिंदी विषयाचार्य, आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा द्वादश विषय हिंदी के अंतर्गत व्याकरण की जो कड़ी है अब छूट चुकी है। आगे पाठ्य पुस्तक पर चर्चा करेंगे, आरोह भाग 2 पर, जिसका पहला जो खंड है काव्य खंड है। काव्य खंड पर हम अपना विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पहले जो लेखक हैं या जो कवि हैं पाठ के पहले पाठ के, और उस पर चर्चा करेंगे। पहला पाठ आत्मपरिचय, और इनके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन पर चर्चा करेंगे। उससे पहले भी यहाँ पर बहादुर शाह जफ़र द्वारा लिखी हुई शायराना अंदाज में कविता की चंद पंक्तियाँ हैं। उन पंक्तियों पर अपना आवाज़ स्थापित करते हैं। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे ना पायदार में। बुलबुल को बागवां से न सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिलें दागदार में। एक साखे गुल पे बैठ के बुलबुल हैं सादमा, कांटे बिछा दिए हैं दिले लाल हजार में। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। दिन जिंदगी के ख़त्म हुए शाम हो गई, फैला के पाँव सोएंगे कूंजे मजार में। कितना है बदनसीब जफ़र दफन के लिए, 2 गज ज़मीन भी न मिली कुएं यार में। ये 1857 के 150 वर्ष होने पर लिखा गया था। ये जो शायराना अंदाज में लिखा गया कविता है, इसको हमने अपने सुंदर आवाज़ में गाया है। आज आवाज़ ख़राब है, इसीलिए आपको गाने के तर्ज में इसको नहीं सुना सकते। यदि आपको इसको गाने के तर्ज में सुनना है तो हमने एक अलग से गाना रिकॉर्ड कर रखा है, उसको आपको भेज देंगे। आप उसको सुन सकते हैं और उस कविता को अच्छी आवाज़ में स्वयं गा भी सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। आइए कवि पर चर्चा करें, हरिवंश राय बच्चन जी पर। इनका जन्म सन 1907 इलाहाबाद में हुआ था। प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला जो 1935 में लिखी गई थी, फिर मधुबाला 1938 में लिखी गई थी, और मधु कलश 1938 में लिखी गई थी। निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, ऐसे कई सारे इनके काव्य संग्रह हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये उनके आत्मकथा हैं जो 4 खंडों में लिखे गए हैं। उसके बाद कुछ अनुवाद रचनाएं हैं जिसमें हेमलेट है, जनगीता, मैकबेथ, और इनकी डायरी रचना है प्रवासी की डायरी। उनका पूरा वाङ्मय ग्रंथ बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। इनकी जो मृत्यु है 2003 मुंबई में हुई। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कोई भी व्यक्ति जब चलना चाहता है तो सबसे पहले उसको अपने रास्ते को देखना पड़ता है कि वह किस रास्ते से होकर के जाएगा। जीवन भी ऐसा ही है। उसी की वो सीख अपनी इस पंक्ति के माध्यम से देना चाहते हैं।
1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये प्राध्यापक अर्थात प्रोफेसर थे। आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबद्ध, फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। साहित्यिक कार्यक्रमों में तो जुड़े रहे, साथ ही साथ विदेश मंत्रालय में हिंदी विषय के विशेषज्ञ भी रहे हैं। दोनों महायुद्धों के बीच मध्यम वर्ग को विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी साधी जीवंत भाषा और संवेदनशिक्त गेय शैली में अपनी बात कही। अब बात पड़ता है छायावाद। छायावाद क्या होता है? तो प्रकृति में मनुष्य की परछाई देखना, प्रकृति को मनुष्य के समान क्रियाकलाप करना, जड़ में चेतन का आरोप करना, ये सब छायावाद है। व्याकरण की भाषा में इसी को मानवीकरण अलंकार के नाम से पुकारा जाता है, तो भाषा में उसी को छायावाद कहा जाता है। तो विशेष करके छायावाद में लाक्षणिकता ज़्यादा मात्रा में दिखाई देती है और उस लाक्षणिक जो वक्रता है, टेढ़ापन है, उसको उन्होंने सीधी साधी जीवंत भाषा में संवेदनशिक्त करने का, गेय शैली में प्रस्तुत करने की बात कही है। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। ये कितना विलक्षण है कि उनके जीवन को पढ़ने से समझ में आएगा। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं, विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। जीवन एक तरफ का मधु कलश है, दुनिया मधुशाला है, और कल्पना साकी और कविता वह प्याला जिसमें ढलकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर शब्दों का उन्होंने जादू किस प्रकार से बिखेरा है। जीवन को उन्होंने मधु कलश कहा है। ठीक है, जीवन जैसे कलश में पानी भरा रहता है, ऐसे जीवन में मधुरता को हमेशा भर करके रखना चाहिए। जीवन को एक ऐसा कलश मानना चाहिए जिसमें मधुरता हमेशा भरी रहे। दुनिया मधुशाला है और दुनिया जो है मधु से भरा हुआ एक घर है। कल्पना साकी है, साकी जिसमें हम मधु को भर करके पीते हैं। तो कल्पना साकी है और कविता वह प्याला है। साकी से हम मधु को प्याले में डाल करके पीते हैं, तो कविता वह प्याला है जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरें, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें तो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छा जाएगी। सूफियाना मतलब सूफी मुसलमानों में एक संत हैं, संतों का एक समूह है या एक संप्रदाय है कहें, सूफी, जिनके मन में हमेशा पवित्रता होती है। प्रेम को भी वो पवित्र भावना से देखते हैं और ज़्यादातर ये प्रेम का वर्णन करते हैं। उन्हीं को सूफी कहते हैं। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा। जब हम पूरे संसार को सूफियाना नज़रों से देखेंगे तो पूरी दुनिया से क्या हो जाएगा? इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, वो कर्पूर हो जाएंगे।
इसे बच्चन का हालावादी दर्शन कहते हैं। हालावादी दर्शन, हाला माने होता है शराब। पूरे दुनिया को हाला अर्थात मधु के नज़रों से देखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। कवि के जीवन पर हम जो प्रकाश डाल रहे हैं यह आगे भी चलता रहेगा। अगली कड़ी में आगे की बातें चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।